अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि जब जंग का भी समा हो तो हस्पताल और अदालतें काम जारी रखती हैं, इंसाफ की फराहमी रहती है, इलाज की सहूलत रहती है। लेकिन कल अमन के दौर में पाकिस्तान में मुल्क भर की अदालतों में पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। क्यों की जा रही है ये हड़ताल? पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। कुछ बात करेंगे मरीम नवाज़ की सियासत से अलहदगी की। शाहिद खकान अब्बासी ने इस हवाले से ऐलान किया है। वैसे तो मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे प्रोग्राम में 2 दिन पहले ये बात बता चुके थे। मौज़ूआत में नैब ने 60 करोड़ की रिकवरी कर ली है फेक अकाउंट्स में। कुछ माल मसरूक़ा की बरामदगी भी शुरू हुई है। ताहिर अल कादरी साहब भी कुछ सियासत से दूरी का फ़ैसला करना चाह रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में मोहम्मद अली दुरानी साहब और ख्वाजा खालिद फ़ारूक साहब साबिक़ आईजी, ताकि हम उनसे भी 22A, 22B और दीगर इस हड़ताल के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम ख़ालिद। अमजद शाह साहब मेरे साथ लाइन पे हैं, पहले ज़रा उनका मुकदमा ना सुन लें। अस्सलाम वालेकुम अमजद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद शाह साहब वो कहते हैं कि जंग हो तब भी हस्पताल और अदालतें अपना काम जारी रखती हैं, इंसाफ की फराहमी भी नहीं रुकती और इलाज की फराहमी भी नहीं रुकती। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, इंसाफ की फराहमी रोक दी है। क्या ये अनएथिकल नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत? ऐसा है कि हड़ताल हमारा बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि आखिरी लेवल होता है किसी भी एहतजाज का। हमने हमेशा कोशिश की कि हम मुज़ाकरात के जरिए और आर्गुमेंट्स के जरिए अरबाब अख्तियार तक अपनी बात पहुंचा सकें और वो हमारी बात को सुने और समझें। हमारा मसला ये है कि हमने हमेशा बार का एक विजडम रहा है और बार ने इंसाफ की फराहमी में अपना जो वो स्टेक है उनका, उसके मुताबिक और आम आवाम को सहूलत पहुंचाने के मुताबिक हमने लेजिस्लेचर से भी और जुडिशरी से भी हमेशा रिक्वेस्ट किया और उनको अच्छा मशवरा दिया है। बार ये समझती है कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट और उसमें ताखीर बिल्कुल इस निजाम तो फिर अगर आप ताखीर के खिलाफ हैं तो ये मॉडल कोर्ट्स में तो एक दिन में 100 से ज्यादा मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, जल्द इंसाफ फराहम हो रहा है और आप मॉडल कोर्ट्स को ही बंद कराना चाहते हैं। ये वाली मॉडल, मैं बताऊं मॉडल कोर्ट्स के हम क्यों मुखालिफ हैं? हम कभी भी किसी नई तब्दीली के मुखालिफ नहीं है, किसी लेजिस्लेशन के मुखालिफ नहीं है जो जल्दी इंसाफ फराहम करता हो। लेकिन मॉडल कोर्ट्स का जो सिस्टम बनाया गया है चंद लोगों ने, वो ऐसा ही है कि आप एक पुरानी गाड़ी लेके मोटरवे पे चढ़ जाएं और अपने लिए भी और लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनेंगे आप। जब तक प्रोसिक्यूशन मॉडल नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन मॉडल नहीं होगी, उस वक्त तक मॉडल कोर्ट कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकती। और मॉडल कोर्ट जिस तरह से बनाई गई हैं, जिस तरह से इनको चलाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बुराई को आप जड़ से खत्म करने नहीं है। असल तो ऐसा लग रहा है कि अगर मुकदमा 4 दिन में खत्म हो जाएगा तो ये 2-2 साल 10-10 साल की फीसें कौन देगा? साहिल आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको दुकानें बंद हो जाएंगी, वकला की फीसें खत्म हो जाएंगी। वकला की रोजी खुदा की जिम्मेदारी है, न किसी अदालत की जिम्मेदारी है, न किसी बंदे की, न किसी निजाम की। रोजी का रज़ाक अल्लाह की जात है और नई वकील कभी पैसों के लिए लड़ाई करेंगे। हम करेंगे तो इंसाफ के लिए, और असूल जो है उन पर हमारी जंग और हमारी मुखालफत होगी। ये जो कत्ल और मंशियात के मुकदमों की बात हो रही है, आप तो कत्ल और मंशियात के मुकदमों का फैसला 4 दिन में नहीं होना चाहिए। हम इसकी रुकावट को का फैसला नहीं, मैं कहता हूँ कि कत्ल और मंशियात का फैसला एक ही दिन में हो जाए, लेकिन ऐसे तरीके पे हो कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। ये तरीका नहीं है कि आप 4 दिनों में एक बंदे को पकड़ के और उसको फांसी लगा दें और कहे कि मैंने इंसाफ। तो फिर अभी तो इंसाफ 10-10 साल में, जो 10-10 साल में इंसाफ होता है, आप उसको इंसाफ मानते हैं? जजों की वजह से लेट होते हैं ये मुकदमे, अब प्रोसिक्यूशन की वजह से लेट होते हैं, पुलिस की वजह से लेट होते हैं कि जो एविडेंस टाइम पे नहीं प्रोवाइड। तो अब तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना इन मॉडल कोर्ट्स में सारे वकला। पुलिस की जिम्मेदारी जरूर है, पुलिस की आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है गवाह लाना, उनकी जिम्मेदारी करे ना।
कर तो रही है, तभी तो रोजाना फैसले हो रहे हैं। एक सौ बताता हूँ इन मुकदमों में होगा क्या। नहीं ये पुलिस वालों पर जिस वक्त मैं आपको बताता हूँ, जज साहब कह रहे हैं ना कि मैं झूठे गवाहों के खिलाफ बंद बांध दूंगा, ये झूठे गवाहों को और सच्चे गवाहों को यहाँ से भगाने का तरीका कार बनेगा। पुलिस वाले क्या करेंगे, जिस वक्त आप प्रेशर डालेंगे वो 4 गवाह ले आएंगे, असल गवाह भगा देंगे। उन 4 दिनों में जब गवाह नहीं पहुंचेगा तो केस तो खत्म हो जाएगा 4 दिनों में। ये तो जरूरी नहीं है तो और 10 साल में गवाह आ जाता है। जब एक एक गवाह को आप 100 चक्कर लगवाते हैं एडजमेंट्स के नाम पर, तो फिर गवाह आ जाता है। एडजमेंट वकील अगर लेता है, अगर 1 या 2 एडजमेंट लेता है, तो आप ये भी देखें कि उन एडजमेंट के पीछे क्या वजूहात होती हैं। उसमें अदालत का टाइम का कितना मसला होता है, अदालत में मुकदमे कितने चल रहे होते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या सूरत है। क्या वुकला का कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ साइन किया होता है, उसमें हड़ताल की गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल, हड़ताल ये क्लाइंट के मफाद के लिए की जा रही है। ये वाली हड़ताल अवाम के मफाद में की जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के जो असूल है उनके मुताबिक हो। आप 22A-22B को खत्म करने के भी खिलाफ हैं, झूठे पर्चों का एक रास्ता है। बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि पुलिस के पास जिस जजमेंट की बुनियाद पे चीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने इस 22A में ये किया है कि पहले एसपी के पास जाएं, एसएचओ के खिलाफ, फिर डीआईजी के पास जाएं और फिर अदालत में आए। ये ऐसा ही है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि पुलिस एसएचओ के खिलाफ लड़ाई का मतलब यही है कि पोप के खिलाफ आप रोम में लड़ाई कर रहे हो। ये उस जजमेंट में 2016 SCMR जो है, जो PLDSC 2016 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एसएचओ के खिलाफ शिकायत एसपी के पास ऐसे ही है कि जैसे पोप के खिलाफ आप रोम में लड़ाई कर रहे हो। और ये बात अगर अदालतों को लेजिस्लेचर ने इख्तियार दिया है, तो किसी कमेटी का ये हक नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का दिया हुआ इख्तियार किसी अदालत से वापस ले ले। तो लेकिन कह रहे हैं ये तो वुकला 90% झूठे मुकदमे 22A-22B में होते हैं, आप अपनी फीसों की खातिर जो है अदालतों का बोझ कम नहीं होने दे रहे। नहीं, बोझ ये बढ़ेगा, इससे बोझ बढ़ेगा इसलिए कि इन्होंने अब सारे मुकदमे वापस कर दिए कि एसपी के पास जाएं। वो एसपी के कहने पर ही तो एसएचओ पर्चा नहीं करता, उस एसपी के पास आप लोगों को भेजते हैं, उसी एसपी के पास जिस वक्त। तो अब ये हड़ताल सुने, 7 दिनों के बाद फिर ये अदालत में आएंगे, बोझ ये वैसे ही रहेगा। अब आप हड़ताल की वजह से अदालतों के दरवाजे लोगों पर मत बंद करें। हड़ताल 1 दिन की है या आगे चलेगी? ये उस वक्त तक आ गई तो 1 दिन की है, लेकिन हम इस बात पे 22A और 22B का जो अख्तियार इसके पास जस्टिस ऑफ पीस के पास है, वो जब तक लेजिस्लेचर ने दे रखा है उसको अदालतें नहीं मानती। इसी कमेटी, वो जो कमेटी जिसकी बुनियाद पर इन्होंने कहा है जी कि हम इसको पाबंदी लगाते हैं कि पहले एसपी के पास जाएं फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आए, उस कमेटी की लेजिटिमेसी भी नहीं है। नहीं तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी लेजिटिमेसी है, और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई काम है। अच्छा, मेरे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। साहब एक रहनुमाई फरमाएं कि क्या ऐसे किसी कानूनी जवाब को जिसको आप समझते हो कि क्लाइंट को इंसाफ मिलने में रुकावट बन रहा है कोई भी इकदाम, क्या उसका सही जगह कोर्ट नहीं है कि कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए? अगर वो लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए। आपने कोर्ट में चैलेंज करने के बजाय हड़ताल का रास्ता जो इख्तियार किया है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि कोर्ट में इस वक्त भी पिटीशन पड़ी हुई है, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की जो हियत है, इसको चैलेंज किया गया है कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द स्टैट्यूट है। वो पड़ा हुआ है, और उस पर फैसला करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि 2016 की एक जजमेंट की बुनियाद बना के उन्होंने एसपी साहब के पास जाने को मैंडेटरी करार दे दिया बिफोर। नहीं कि आप शाह साहब नहीं, यहीं पे 1 मिनट आप मेरी बात सुन लें। जितने लोगों की पिटिशनें पेंडिंग हैं उनका फैसला नहीं हो रहा, वो सब कानून को हाथ में ले लें आपकी जगह कि हमारी पिटीशन का फैसला नहीं हो रहा, कल से हम कानून हाथ में ले लेंगे। आप ये सिखा रहे हैं, आप ये सिखा रहे हैं। नहीं लिया, ये हमारा राइट है कि हम एहतजाज करें। हमारा एहतजाज हमने
मुलाकात भी की चीफ साहब से, उनसे बात भी की, अपनी पूरी कोशिश की कि वो, और उन्होंने हमें हमारे साथ वादा भी किया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इवन की कमेटी की मीटिंग भी कन्वीन नहीं की। ठीक तो है, हमारे पास और हम क्या उम्मीद रास्ता करते हैं था हम तो उम्मीद जांच करते हैं ये हड़ताल एक ही दिन की होगी, लंबी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का शाह साहब। खुदा। दुरान साहब आपने भी सुन लिया, खाय साहब आपने भी सुन लिया कि बार का मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। हमने उनसे काफ़ी बहस करने की मैंने कोशिश। आपके सवाल, आपके बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे। तो अमजद शाह साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, तो उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मुझे उसमें जवाब में कहीं कोई जो आप कहें ना, कोई लॉजिक उनके आर्गूमेंट में नज़र नहीं आई कि जो सवाल आपने किए हैं स्पेसिफिक थे, आपके प्रोफेशनल थे, प्रोसीजर के वाले से जो उनके पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ये एसपी के पास जाए, डिले होता है, सारा कुछ होता है। वो कहते हैं एसपी के पास जाने का मतलब है रोम में पोप के खिलाफ रोम में ही पिटीशन दे। नहीं, मैं उसमें ज़रा वजाहत कर दूँ ना, उसमें पीरियड क्या है। जो पीरियड उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो उस पर मेंशन किया है वो 7 दिन का है। हाँ। अगर आप कोर्ट में जाते हैं जिस 22A के लिए पर्चा दर्ज करने के लिए, तो वो उसमें भी वो शो का उसको नोटिस भेजता है, महीना डेढ़ लग जाता है। तो महीना डेढ़ तो वैसे ही लग जाता है। हाँ। अब इसमें फ़ायदा क्या है? 2-3 चीज़ें हैं। अब ये मैं इससे पहले कि ये जो अब चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया है, मैं DIG भावलपुर था, 96 के 7 की बात है। तो अल्लाह नवाज खान साहब वहाँ होते थे, माशा मोतबर जज थे हाई कोर्ट के, और बाद में वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी बने। उन्होंने मुझे बुलाया इसके नॉन रजिस्ट्रेशन के हवाले से, हमने आपने आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा जी DIG साहब आप अपने जो है ना ये बाकायदा ये ऑफिसर सेलेक्ट कर लें भावलपुर डिवीज़न में, और जो समझते हैं कि दयानतदारी से मेरिट पे तफ्तीश या इंक्वायरी करेंगे तो जो आप कार्रवाई करें, और ये सारे केस हम आपको भेज देते हैं। ये प्रैक्टिकली हुआ, हमने किया, हमने ऑफिसर अच्छे सेलेक्ट किए SP रैंक के, और उसकी इंक्वायरी हुई। जहाँ पर्चा बनता था वहाँ पर्चा भी दर्ज हो गया, जहाँ का कार्रवाई नहीं उन्हें हमने रिपोर्ट कर दी। उसके बाद फिर जो भी है। अच्छा, आपने कितने साल खाय साहब पुलिस सर्विस की है? मेरी जी 35 साल तो हो गई है। अब इसमें जो है ना 22A के तहत होने वाले पर्चे कितने सच्चे और कितने झूठे होते हैं? इसमें एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर वो पर्चे झूठे होते हैं। ये पर्चा होता क्यों है? देखिए, कानून में जो है वो रिक्वायरमेंट मौजूद है। एक तो ये काबिल ताज़ीर जो जुर्म जिसको कहते हैं कॉग्निटिव ऑफेंस, उसमें पुलिस बाउंड है कि पर्चा दर्ज करे। दूसरा आ जाता है जो गैर नाकाबिल दस्तरदारी पुलिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो है वो कंप्लेंट केस बन जाता है, और वो आप मैजिस्ट्रेट का जो उस पर कॉग्निजेबल पुलिस उसकी नहीं ले सकती, तो वो जो है जजेस के पास जाएगा, और वो उसको अल्टरनेट प्रोविजन मौजूद है लॉ में कि वो उसको इस्तिगासे के तौर पर वो उसका किया जाए। अब होता क्या है, ये झूठे क्यों होते हैं? होता ये है कि लेन देन का मामला है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो या पर्चा झूठा कराया तो दूसरी पार्टी सच्चा पर्चा हुआ है, तो उसको दबाने के लिए कि ये तो हमारे खिलाफ 22B के तहत ज्यादातर पर्चे झूठे। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूं तो ब्रेक पर आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा खालिद फारूक साहब से। ख्वाजा साहब, कट शॉर्ट करते हुए आप 22B का जो नया प्रोसीजर है उसको डिफेंड कर रहे हैं और मॉडल कोर्ट्स को भी सही करार दे रहे हैं। ये 100% जो है ना, ये मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस साहब ने, असद खोसा साहब ने इनकलाबी स्टेप्स ले रहे हैं। मुख्तलिफ जो हमारे इश्यूज़ हैं जुडिशल सिस्टम में, और जहाँ जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिले पैदा होती है, उसको निकालने के इसके सही फैसले कर रहे हैं। मिसाल के इसके अलावा भी फैसले किए हैं कि मसलन उन्होंने, हालांकि पुलिस रूल्स में ये मौजूद है कि आप पर्चा दौड़ने फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, एविडेंस कलेक्ट करे उसके बाद करे, उसमें भी एक डिसीजन दिया है। ये चीज़ें वो सही कर रहे हैं। बात यह है पहले होता क्या था, अब ये डिले क्यों हो रहा है? डिले में सब अनफॉर्चुनेटली एक क्लास होती है, उसकी इनकम बढ़ती है,
तो उसमें क्लास होती है जरा और बता नहीं मैं उधर आ रहा हूँ उधर उसमें वकला की ऑब्वियसली उसमें ज़्यादातर जो बहुत कॉम्पिटेंट जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, पर जो जूनियर जो है जो नए आते हैं जिसको आप अंडर ट्रेनिंग भी कह लें या नए जिससे भी आ जाए, तो वो ज़्यादातर उनकी प्रैक्टिस जो है या तो 22A-22B में पर्चा दर्ज कराना होता है या उनका होता है कि ज़मानत करा ली जाए या एडजमेंट ले आओ जाके। तो वो यही ना, तो ये जो सिस्टम है कानून का ये कहता है कि ये जब SP के रैंक तक हमने देखा है उसको कोर्ट कहती थी कि जब चालान सबमिट होगा तो आप विटनेसेस और साहब को बंदे को साथ चलान के सबमिट पेश करेंगे अदालत में, ताकि उनको जब वो उनकी एंट्री हो गई उसके बाद वो कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, फिर ट्रायल उसको करना पड़ता था। अब ये तादाद इस वक्त 20 लाख के करीब जो है वो केसेस है, दिन रात भी एक जज जो है वो काम करे, वो डिस्पोजल नहीं हो सकती, ये बढ़ता ही जाएगा। अब उसके लिए अगर उन्होंने सेपरेट किया है कि जी ये आपने ख़ास तौर पे ये 2 मॉडल कोर्ट्स जो है ये नारकोटिक्स और मर्डर पे प्रायोरिटी दी है कि उसमें उनके पास अज़ाब में ज़्यादा होंगे, तो उन्होंने कहा इसको पहले करा लें। इसमें मुझे कोई जवाब शाह साहब का आपने इंटरव्यू किया कि ग्राउंड नहीं समझ आई कि अगर जल्दी फैसला हो जाए लोग में जो बेगुनाह बरी हो जाएगा, जो गुनाहगार कोर्ट में साबित सजा हो जाएगी, इसमें बुराई क्या है? कोई ग्राउंड नहीं है। ये इंसाफ जल्दी होना चाहिए या सस्ता और फौरी इंसाफ, इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नाइंसाफ़ी करनी है। एविडेंस तो वही होगी जो 10 साल बाद, बल्कि और बेड़ागर्क हो जाएगा अगर सालों बाद एविडेंस पेश हो जाएगी तो आधे से गवाह को मर गया होगा। अब इसमें मैं एग्जांपल गौर करता हूँ, ये कुछ अर्सा पहले पिछले साल हुआ है कि एक बंदे की अपील सुप्रीम कोर्ट में जब लगी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया है तो पता चला वो बंदा जेल में मर गया हुआ था। अब उसके पास ये इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी? अब कुछ जजेस क्या करें? उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इतना वो लोड जो है वो कैसे पूरा करे। तो अगर उन्हें ये अगर एक हफ्ते के लिए अगर एक SP रिपोर्ट कर देगा और तो सिस्टम तमाम पाकिस्तान में बहुत सारी दरखास्तों के वहीं फैसले हो जाएंगे। नहीं, उसमें एक और चीज़ है। एक तो ये है ना कि इसमें सारे प्रोविंसेस में IGs ने ये कंप्लेंट सेल, पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंस के लिए सेल बना दिए हैं, SP ऑनेस्ट आदमी लगा दिए हैं। वो एक हफ्ते में 3 चीज़ें वो करेंगे जो इंक्वायरी उनके पास आएगी। एक तो यह लिखेंगे कि पर्चा बनता था, थानेदार ने इंक्वायरी के बाद नहीं किया, वो पर्चा दर्ज हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो गैर नाकाबिल दस्तंदाजी है तो वो लिख देंगे कि ये नाकाबिल। तीसरा है कि झूठा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट के 211-182 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर भी कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का रास्ता बंद नहीं हुआ है। मसला जो है या तो अमेंडमेंट लॉ वही मौजूद है, एक प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर इन्होंने अभी ये आसफ खोसर साहब ने पहले कोर्ट किया है। 2016 की जजमेंट है। 154 भी अमेंड होना चाहिए। वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से उसमें भी नहीं, असल में 154 में पहले इंक्वायरी की ऑप्शन होनी चाहिए, डायरेक्ट FIR नहीं होनी चाहिए। ये भी लोगों का ख्याल है कि हमारे मुआशरे में जिस तरह के बेगुनाह बंदों को लगाना, झूठे मुकदमे में बड़ा रवाज है, उसको या अगर वो चेंज नहीं करना तो 182 और 211 जो कि है कि गलत पर्चा दब साबित हो की सजा है, वो सजा इतनी बढ़ा दें कि जिस जुर्म की सजा है वही उसमें हो, तो फिर भी लोग झूठे पर्चे दर्ज कराना कम हो जाएंगे। तो ये इनकलाबी चीज़ें करनी चाहिए और हम ये समझते हैं चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। अब किसी ग्रुप को पसंद आए ना आए, कोई ग्राउंड बताएं जी, ग्राउंड भी क्या। और उसमें ये भी क्या चीफ जस्टिस ने, उन्होंने जब ये मीटिंग वकला मिले हैं कि हम आपसे इसमें मजीद डिस्कशन करेंगे, लॉ मौजूद है, वो राइट हम नहीं छीन रहे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ हमने जो शिफ्ट करना है, अगर उसको शिफ्ट करने के लिए कोई इशू है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो 100% ख्वाजा साहब की बात मुझे समझ भी आई है, शाह साहब से नहीं और मेरा ये ख्याल है कि ये आवाम को भी समझ में आई होगी। और मेरा तो ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे सिर्फ कत्ल और नारकोटिक्स के अलावा दीवानी मुकदमात भी ऐसी अदालत में चले, मॉडल कोर्ट्स में जाए, मॉडल कोर्ट्स में जाए। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब का के एक उनसे सीनियर दोस्त थे, उनका मुकदमा शुरू किया हुआ आज तक। मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मेरे बहनोई फौत हो गए, मेरी वो जो जिन साहब का मुकदमा था वो फौत हो गए, मेरी बहन वो फौत हो गई, मुकदमे का फैसला अभी तक नहीं हुआ। और दुरानी साहब इसमें एक और जो फ्रंटियर में किया गया है, हाँ। जो यहाँ पंजाब दूसरे सूबों में वो उन्होंने किया है, वहाँ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पंजाब में भी किया है। जो पेट्स हैं वो पर्चा के। दूसरा एक और जो था जस्टिस मंसूर इरशाद थे जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये ADR जो वकला में बनाया था ताकि फैसले कर ले, ताकि अदालतों पर प्रेशर और मामला ठीक हो जाए। मलेशिया की एग्जाम्पल हमारे और
कई मुल्कों की एग्जाम्पल ऐसी है, उनकी इकोनॉमी चली इस चीज़ पे कि उन्होंने दीवानी मुकदमात के लिए भी टाइम मुकर्रर किया और उस टाइम के दौरान वो मुकदमात रिजॉल्व। हमारे वकला नहीं होने देते, वो कहते हैं जल्द इंसाफ होगा तो हम क्या करेंगे। देखें जी, ये तो वो ये इंसाफ वो कहते हैं अदालतों को ताले लगा देंगे, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने की बात है। और ये मामला अब अदालत के अंदर है। अदालत के लिए चैलेंज है कि वो रिट ऑफ द लॉ, रिट ऑफ द कोर्ट, उसको आया वो इस्टेब्लिश कर सकती है। वो आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने कदमों पे खड़ी हो सकती है, या हम हमेशा ही असूलों के सामने, कानून के सामने। बार और बेंच में हमेशा बार जीती है। क्यों ख्वाजा साहब? बात आपकी दुरुस्त है। बार और बेंच में हमेशा बार जीती है, चाहे ख्वाजा शरीफ साहब का दौर हो, चाहे कोई दौर हो। वो केस देखे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे पुलिस ने जो हुआ था, ये जुलूस वगैरह जो सारा कुछ हो रहा है, उसको कंट्रोल किया। उसके बाद वो वीडियो मौजूद है जहां पुलिस के हवालदार को बैठा ड्राइवर, उसको मारा गया, सारा कुछ हुआ। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ये ना ये मॉडल कोर्ट्स कायम रख सकेंगे, ना 22 भी रख सकेंगे, बार जीत जाएगी फिर। देखें जी, मैं कहता हूँ जीते तो इंसाफ जीते, जीते तो हक जीते। अगर इंसाफ ने हारना है और किसी एक ने जीतना है तो जीतने वाला भी हार जाएगा। ये तो बात ही नहीं है। देखिए, मुल्क जो कौमें अपने शहरियों को इंसाफ ना ख्वाजा साहब दे, एक सर और भी हमने देखा है कि अगर इतने साल हो जाए केसेस में पेंडिंग चल रहा हो तो फैसला ना हो तो लोग जाके वैसे मार देते हैं। क्योंकि फैसला नहीं होता, सर क्राइम बढ़ता है। अच्छा, डेवलपमेंट रुक जाती है जितनी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। चले, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया, अब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मरियम नवाज पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन, मैं आपको पहले शाहिद खाकान साहब का एक शॉट सुनवाऊंगा, फिर वही बात 2 दिन पहले शाहिद खाकान साहब ने कल की है और दुरानी साहब ने उससे 1 दिन पहले 1 तारीख को की है। पहले दुरानी साहब ने वो बात की, फिर शाहिद खाकान साहब ने की मरियम नवाज़ की सियासत के हवाले से। दोनों शॉट आपको सुनवाएंगे, फिर दुरानी साहब से जानेंगे उन्हें पहले ही पता था इस बात का। ज़रा सुनते हैं। देखें, वो कह रहे हैं सियासत में आना या ना आना उनका फ़ैसला है। मतलब शाहिद खाकान साहब हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम बीबी अभी सियासत में नहीं है। वो कह रहे हैं आना या ना आना उनका फ़ैसला है। मतलब ये भी हो सकता है वो ना आए, ये भी हो सकता है वो आए। मतलब अभी ये फ़ैसला ही नहीं हुआ कि उन्होंने सियासत करनी है या नहीं करनी। तो आपने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा। हमारी सियासी आँख ये कहती है कि मरियम बीबी खामोश रहेंगी और मियाँ साहब भी खामोश रहेंगे। शरीफ फैमिली का फैसला ये है कि इस वक्त हमने कन्फ्रंटेशन के बजाय खामोशी का रास्ता अख्तियार करना है। अगर हम खामोश रहेंगे तो हमें आइंदा। क्यों? आपको पहले ही पता था वैसे? अच्छा, शायद वो तो मैंने बता दिया कि सियासी आंख जो होती है वो बहुत दूर तक देखती है। और आपके कहने के बाद शायद खाकान साहब ने सोचा बात तो आम हो ही गई है, कह ही दो। देखें जनाब, अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो ये है कि हमने उस दिन भी बताया था कि शहबाज साहब का जो बयानिया है वो पार्लिमानी पार्टी ऑफ PMLN जो है उसने भी अब तस्लीम कर लिया है। ठीक है। और मियाँ साहब ने भी अब उस बयानिए के मुताबिक खामोशी अख्तियार कर ली है। और जो बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था मरियम बीबी के रेफरेंस से कि वो सियासत में आके बहुत अग्रेसिवली काम करना चाहती थी, और जो बिलावल साहब इंग्लैंड गए थे और उनकी हसन और हुसैन साहब से मुलाकात हुई थी जो हमने यहाँ बयान की थी, उसके बाद वो आए किधर, जेल गए। और कहा यह जा रहा था कि उनके इस दौरे के नतीजे में मिसाके जमहूरियत 2 साइन होगा। सेकंड हमने उस वक्त कहा था कि न खंजर उठेगा न तलवार से, ये बात तो वो मिसाके पार्टी कह रही थी कि नया चार्टर हो सकता है जिसमें MMA भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। 2 साइन होने के बजाय मिसाके जाती उम्र आ गया।
जिसके मुताबिक हमने बताया था कि अपोजिशन के साथ नहीं मिला जाएगा, उसी को फिर आगे अपना इन्होंने एतजाज़ अहसन ने भी कह दिया कि जी वो हमने ये भी बताया कि फजलुर रहमान साहब के साथ कोई ताउन का बाजू नहीं बढ़ेगा। हमने ये मरियम औरंगजेब ने हमारे शो में कह दी वो बात। अच्छा, अब जो है इनके बारे में, मरियम बीवी के बारे में हमने और मियाँ साहब के बारे में हमने बताया था कि वो खामोश रहेंगे। वो आज खाकान साहब ने भी ऐलान कर दिया। अब नहीं, खाकान साहब ने कहा भी उनके सियासत में लेकिन आने का फैसला नहीं हुआ। अभी हाँ, ये फैसला ही नहीं हुआ कि वो सियासत में आएंगे। बेचारी जेल भी हो आई तो अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। उन्होंने जुलूस भी निकाल दिए, जलसे भी कर लिए, लेकिन अभी सियासत में आने का फैसला नहीं हुआ। अब लेकिन देखें, अब जो है अब एक अगली गेम शुरू हो गई है। क्या? हुकूमत की परफॉर्मेंस का जो गिरता हुआ ग्राफ है, उसकी बुनियाद के ऊपर अब मुस्लिम लीग शहबाज ये नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रही है कि हम जो है अहम जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो कहते हैं हमें दे दें, हम यहाँ से भी इलाज ठीक कर लें। हाँ, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें यहाँ दे दें, हम यहाँ से भी हालात को उठा लेंगे। और ऐसे मौके पे कि जब हुकूमत जो है वो एक सख्ते में आया हुआ स्ट्रक्चर बन चुकी है, कुछ पता नहीं हुकूमत तो नहीं सकता समझते हैं, बिल्कुल समझता हूं, स्टिल हाँ, मतलब ये कुछ हो जाए। वो कहते हैं जवाब सवाल गंदम जवाब जौ। कहो जी दवाई महंगी हो गई है तो वो कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने कर्जे बहुत ले लिए। नहीं, वाशद उमर साहब कहते हैं माफिया करार है, वो माफिया करार मतलब ये। और उनका अभी जो वो दाऊद साहब जो हैं जिन्होंने अपना ठेका तो करा लिया और आज उन्होंने क्या बयान दिया कि मुल्क तो दिवालिया हो गया। वो इन लोगों को दिवालिया हो गया, इन लोगों को दिवालिया डिक्लेयर जो है इस कैबिनेट का इस मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए, जो इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हुकूमत में बैठ के देते हैं। हुकूमत को इनके खिलाफ न सिर्फ इकदामात उठाने चाहिए बल्कि इनकी जबान के ऊपर ताले लगाने चाहिए। मुझे दुख हुआ आज उनकी ये स्टेटमेंट सुन के और देख के। तो आपके ख्याल में कि इस वक्त जो है अब मरियम बीबी वाला चैप्टर तो हमने मरियम बीबी वाला चैप्टर फिलहाल तो ऐसे ही है। आप लेकिन नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी क्या है कि उन्होंने देखिए जी, नवाज साहब की जो सेहत है वो तो हमने हमेशा कहा था कि उसके इशू हैं। अब जो है एक मिडवे, ठीक है जी, उनकी जो है तमाम मेडिकल चेकअप्स वगैरह आज भी हो रहे थे राजी में और बाकी भी चीज़ें चल रही हैं। अब इतलात ये है कि उनको पेस मेकर लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये जो है ये जब उनकी बेल के आखिरी लम्हा में लगेगा तक ही ये लगेगा। हो सकता है कोई डॉक्टर लंदन से आ जाएं और वो आके लगा दें। लेकिन ठीक है, अगर पेस मेकर लगने की जरूरत है तो वो जरूर लगना चाहिए। और वो उनके इश्यूज मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आज नैब ने रिकवरी की है 60 करोड़ की, उस पर आपसे बात करेंगे। माल मसरूका बरामद हुआ है, जरा उस पर बात करते हैं। नाजरीन आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। आज नैब रावलपिंडी ने यूनुस कडवावी साहब से 60 करोड़ रुपया बरामद किया है। जो दुरानी साहब से जानते हैं कि ये क्या कहानी है। और माल मसरूका की बरामदगी शुरू हो गई है और वो हमेशा कहते थे लोगों को जेल में मत डालें, बस माल मसरूका बरामद करें ताकि बात आगे चले। और लगता है नैब ने आपकी बात सुन ली है। देखिए, एक तो ये बड़ी दिलचस्प है मुज़म्मिल कि अभी आप भी बता ही रहे थे कि इन्होंने 2 प्लॉट वापस किए हैं। अच्छा, पैसे नहीं वापस किए? पैसे नहीं वापस किए, 2 प्लॉट वापस किए हैं। मैं समझा 60 प्लॉट जो है, प्लाटों की वैल्यू जो है वो 60 करोड़ थी। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये प्लाट किस चीज़ के थे? किस चीज़? एक मंदिर का प्लॉट था। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा लाइब्रेरी का प्लॉट था। एक फिर से बताएं। मंदिर का प्लॉट था। अच्छा। और दूसरा लाइब्रेरी के लिए मुख्तस किया हुआ प्लाट था। मतलब ये है कि जो लोग सुबह शाम होली मना रहे होते हैं, बिलावल और पूरी सिंध गवर्नमेंट तो होली ऐसे मनाती है, वहाँ तो तालीमी इदारों में होली मनाई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि उन्होंने
मंदिर का प्लॉट और लाइब्रेरी का प्लॉट जो है वो ये जो थे यूनुस कुडवावी साहब, वो हमीद किदवाई साहब हमारे दोस्त हैं। मैंने उनसे पूछा ये आपका कौन सा रिश्तेदार पकड़ा गया है, वो लंदन में थे। उन्होंने कहा ना 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 ना, ना वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये यूनुस कदवाई नहीं है, कुडवावी है। और ये इकबाल मेमन साहब जो जरदारी साहब के पार्टनर हैं, उनके भाई हैं। और इनका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, अब बड़े शरीफ लोग हैं। उन्होंने ये बहरहाल कहा, आपने कदवाई समझ के उनको हाँ, मैंने फौरन फोन किया, मैं क्या आप लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया, मंदिर के प्लॉट लेने शुरू कर दिए। मंदिर के प्लॉट। तो बात जनाब ये है कि ये अब इसमें छोटी छोटी दो बातें करके आगे चलते हैं। पहली बात तो ये है कि ये खुश आइंद है कि कोई चीज़ बरामद हुई। मेरी तो दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से, अच्छा, कि जैसे ये कत्ल और ड्रग्स के लिए ये नए अदालतें बनाई गई हैं, मॉडल कोर्ट, ऐसे ही मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो प्लंडर के लिए और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस की लूट मार के लिए बना दें और नैब के लिए बना दें कि जहां आए हन्ने बन्ने हो जाए, जेलों का खर्चा हमारे पे ना डालें, फिर जेलों में जाके बीमारियों का खर्चा हमारे ऊपर ना डालें, जो आए उसका मुकदमा हो, रैपिड ट्रायल हो, उसके बाद निकल जाए। आगे अगर वो अपील करता है तो कर ले, ठीक है ना जी। लेकिन यह है कि यहाँ तो मामला खत्म हो और वो बरामदगी की शक्ल में हो, एक। और दूसरी, बहरहाल फिर भी हम नैब को मुबारकबाद देते हैं कि चलो हमारे कान देर से मुंतजिर थे कि कोई ऐसी खबर रिकवरी तो हो, वो आ गई। अब चलो फेक अकाउंट्स में भी ये मुलव्वस हैं, तो वो कह रहे हैं इस रिकवरी को फेक अकाउंट के तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि फेक अकाउंट्स के हवाले से भी ये पहली रिकवरी देखी जा रही है। एक ताहिरुल कादरी साहब की कोई खबर है आज आपके पास? वो ताहिरुल कादरी साहब का तो यह है ना कि जुम्मे को उन्होंने मीटिंग कॉल की हुई है अपनी पार्टी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, मजलिस शुरा की, जिसमें वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अच्छा। उसके बारे में उनके पार्टी के लोग जो बता रहे हैं, गालिब इम्कान ये है कि वो सियासी एक्टिविटीज से सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने साहबजादे को भी, साहबजादा तो है ही, अभी मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सरगर्मियों से वो ये है कि वो पॉलिटिकल सरगर्मियों उनकी पार्टी ने पिछला इलेक्शन नहीं लड़ा था, विड्रॉ कर रहे हैं, इंतखाबी सियासत भी नहीं कर रहे थे। तो अब इमरान खान के होते हुए उन्होंने एहतजाजी सियासत वैसे ही नहीं करनी, धरने देने नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है उनकी स्पेस भी कम है इस वक्त पॉलिटिकल। उन्होंने वो ये फैसला करने जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने बारहा दफा जो है हिजान अंगेजी पैदा की है और बहुत एक मुझे तो जब भी वो कनाडा से आते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ होने वाला। नेशनल अलायंस में भी वो थे, तो हमने तो कुछ अरसा इकट्ठे काम भी किया है। तो बहरहाल वो एक दो बड़े धरने दिए हैं उन्होंने। हाँ, बहुत एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं और बहुत बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। लेकिन अब ये है कि बहरहाल सियासत जो है वो फॉलोइंग से आगे की चीज़ है, आगे की चीज़ है, मुश्किल है उनके लिए। तो वो सियासत से अगर उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी उनके साथ मान गई तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की सियासी सरगर्मियाँ मुलतवी करके उसे कुछ सोशल सर्वे से इधर उधर लेके जाने की बात कर रहे हैं। आखिर में अब मेरे पास चूँकि 1-2 मिनट हैं, हम अगले शो में भी बात करेंगे, सभी बात कर रहे हैं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, दवाइयों की कीमतों पर तो कुछ हुकूमत को कहें दुरानी साहब। मैं तो सच्ची बात है कि आज वो कहते हैं आप रियायत बरतते हैं हुकूमत के साथ। मैं आज शहर में फिर रहा था, 1-2 लोगों ने मुझे कहा तुसी कल ही रह गए हो जड़े हुकूमत की हिमायत करते हो। देखो यहाँ आपका चैनल जो है वो हुकूमत की हिमायत में कोई बात करते हैं, सानू तो लुट ले, ठीक है। मतलब यह है कि अब तो हमें गली कूचों में भी लोगों ने, पता नहीं पीटीआई वालों को लोग कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन हम तो उनकी बहुत मुखालफत भी करते हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि माजी की जो लूट मार थी उससे उन्होंने कौम को निकाला है और आगे की तब्दीली की बात करके वो आए हैं, तो हमारी दुआएं जो कि उनके साथ होती हैं। लेकिन मैं इस मौके पे हुकूमत को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि दवाइयों को महंगा करने का और इतना महंगा करने का जुल्म कि आपके घर की दवाई कितने की आती थी पहले 400 की थी, अब 980 की सर, एक दवाई और टोटल खर्चा कितने से कितने का हो गया? डबल हो गया। मतलब 100% इंक्रीज है। मेडिसिन बजट बीमारों को ना छेड़े, खुदा के लिए ना छेड़े, अपने वुज़रा को कहें अपने। और ये भी मैं बता दूं हुकूमत को कि हर तरफ से KPK से शुरू हो के कराची तक से हमें करप्शन की शिकायत आ रही हैं।
और शुक्र है आप कह रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे थे मुझे- दुरानी साहब बड़ी रियायत करते हैं, मुझे तो पूरी तवक्को है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे चले कल summary इस पर trial आपसे के- मजीद बात करेंगे। आज आप जरा मुझे ट्रैक पे नजर आए हैं, कल इस पर मजीद बात करेंगे। नाजरीन आज तक के लिए इतना ही, कल मोहम्मद अली दुरानी साहब से यहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।